हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजयश्री फिजिक्स। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि उसके एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों पर देखा था। फिर हम लोगों ने शॉर्ट डाइपोल के कारण कहीं पर भी किसी भी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन देखा था। फिर हम लोगों ने डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू देखा। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण टॉर्क, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रह पाता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉर्क ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पर चार्ज है -q और यहां पर चार्ज है +q। ये जो है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है। तो अभी हम लोग डाइपोल का डायरेक्शन किधर से? इधर से इधर की ओर होगा। ठीक है, अभी हम लोग डाइपोल की चर्चा नहीं करते हैं। अभी देखते हैं हम लोग प्लस और माइनस चार्ज को। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा अलोंग द पॉजिटिव चार्ज है, तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगेगा। और ये निगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ये इसका मिड पॉइंट है, तो यहां से इसकी दूरी a और यहां से इसकी दूरी a। तो देख लीजिए कि ये फोर्स है। इस फोर्स के कारण ये डाइपोल इस पॉइंट से रोटेट करेगा। ये इधर रोटेट करेगा और इधर रोटेट करेगा। तो इस रोटेशनल इफेक्ट के कारण यहां टॉर्क डेवलप होगा। ठीक है, तो एक टॉर्क इधर डेवलप होगा और एक टॉर्क इधर डेवलप होगा, है ना। मतलब ये दोनों मिला के एक है और दोनों का डायरेक्शन किधर है? अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका परपेंडिकुलर लेंथ कितना हो जाएगा? a sin थीटा। उसी तरह से इसका परपेंडिकुलर लेंथ कितना हो जाएगा? a sin थीटा। तो ये मान लेते हैं हम लोग, यहां पर टॉर्क 1 डेवलप हो रहा है और यहां पर टॉर्क 2। तो टॉर्क 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ कितना? a sin थीटा। और टॉर्क 2 देखेंगे सेकेंड का, तो ये भी क्या हो जाएगा? सेम फोर्स इधर भी डेवलप हो रहा है, F इंटू a sin थीटा। नेट टॉर्क की बात करेंगे तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो सीधे जोड़ देंगे। टॉर्क इक्वल टू τ1 प्लस τ2, है ना। तो टॉ इक्वल टू क्या आएगा? 2fa sin थीटा। ओके, अब यहां पर देख लीजिए कि F जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो F है, F इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QE। तो यहां पर हम लोग डाल देते हैं टॉर्क इक्वल टू 2QE a sin थीटा। तो Q इंटू 2a, Q इंटू 2a लिख देंगे इधर। उसके बाद इंटू E sin थीटा। Q इंटू 2a जो होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, है ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू P E sin थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू P E sin थीटा, है ना। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin थीटा होता है। तो यहां पर टॉ इज इक्वल टू P
क्रॉस ई, ये हो जाएगा। और इसको हम लोग वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा बनाएंगे इस पे क्वेश्चन, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि जब ये टॉर्क डेवलप कर रहा है, तो ये रोटेट कर रहा है, और रोटेशन के केस में ऑस्किलेशन भी हो सकता है। तो अगर ये कोई डाइपोल ऑस्किलेट कर रहा है तो उसके ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड किस प्रकार से निकालेंगे, है ना। टाइम पीरियड ऑफ द ऑस्किलेशन ऑफ डाइपोल, है ना। डाइपोल के ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? तो यहां पर देखिए टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, है ना। अगर इफ माने ये काफी हल्का सा, है ना, हल्का सा ये ऑस्किलेट करे तो एंगल काफी छोटा होगा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा जो है अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर हो जाएगा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीई थीटा। अच्छा, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, ये हम लोगों ने देखा है रोटेशन में, है ना। एंड इट इज इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू एक और चीज होता है, टॉर्क इक्वल टू अभी पीई थीटा निकले, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा और टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, ये हम लोगों ने देखा। अभी देखिए ये इक्वेशन हम लोगों ने 1 कर दिया, इसे 2 कर दिया, तो दोनों में LHS बराबर है, RHS को बराबर कर देंगे, है ना। तो आई अल्फा इज इक्वल टू पी ई थीटा। कैसे? तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहां पर अल्फा इज इक्वल टू पी ई बाई आई इंटू थीटा। अब देखिए कि हम लोग ये देखे हुए हैं रोटेशन में कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, है ना। हमको ये माइनस साइन जो है डायरेक्शन को दिखाता है। तो यहां पर देख लीजिए कि अल्फा इज इक्वल टू पीई बाई आई थीटा और अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो देखिए थीटा की जगह पे थीटा है, अल्फा की जगह पे अल्फा है, मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीई बाई आई, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर पीई बटा आई, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड पहले देखिए, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई टी ना, है ना। टी क्या है? टाइम पीरियड है, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा को क्या लिखेंगे? ओमेगा को बटा में है तो इसको उलट देंगे, i बाई पीई कर देंगे, और ये हमारा डाइपोल का ऑस्किलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जब ये टॉर्क के कारण डाइपोल जो है वो ऑस्किलेट करना स्टार्ट कर दिया, है ना, तो ये रोटेट भी कर रहा है। तो जब रोटेट करेगा तो ये वर्क भी करेगा, है ना, और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो हम लोग वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, है ना। वर्क डन ड्यू टू डाइपोल, तो देख लीजिए यूनिफॉर्म फील्ड है,
पहले ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। पहले ये कितना एंगल बनाया, थीटा 1 डिग्री पर था। कितना था, थीटा 1 डिग्री पे था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये डाइपोल इधर रोटेट किया। अब ये कितना आ गया, थीटा 2 डिग्री पर आ गया, है ना। तो डाइपोल जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो थीटा 1 से थीटा 2 डिग्री तक आया। तो यहां से यहां तक डिस्प्लेस होने में, डिस्प्लेस कितना हुआ, थीटा 2 माइनस थीटा 1, सॉरी थीटा 1 माइनस थीटा 2, है ना। तो इतना डिस्प्लेस होने में इसके द्वारा कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। तो जिस तरह से लीनियर में क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, उसी तरह रोटेशनल में हम वो देखे थे कि रोटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन क्या होता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉ डी थीटा, है ना। अब W निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, कहां से कहां तक, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो इट इज इक्वल टू टॉट डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। टॉट का वैल्यू कितना है, पीई साइन थीटा। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीई साइन थीटा डी थीटा, है ना, पीई साइन थीटा डी थीटा। तो इसमें डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो कांस्टेंट, इसको बाहर कर दिए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, है ना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू पीई माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो W इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। मान लेते हैं कि ये एकदम परपेंडिकुलर है, ये एकदम क्या है, परपेंडिकुलर है। या फिर वर्क डन हम 0 डिग्री से उठाकर और थीटा डिग्री तक ला रहे हैं, 0 डिग्री से उठाकर थीटा डिग्री तक ला रहे हैं। इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, तो उस समय वर्क डन क्या हो जाएगा, W इक्वल टू पीई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा। तो W इक्वल टू हो जाएगा पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ये कब होगा, जब डाइपोल को 0 डिग्री से हम थीटा डिग्री तक घुमा रहे हैं, तो, है ना। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं हम लोग। डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जो वर्क डन किया जाएगा वही ना पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। लेकिन यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो उसमें वर्क डन हम लोग 90 डिग्री से, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उस समय से जब वर्क डन किया जाता है तो उस समय से जितना भी वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हम लोग स्टोर कर देते हैं। मतलब उस केस में थीटा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और थीटा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा। तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीई कॉस
90 डिग्री माइनस कॉस थीटा। तो ये तो 0 हो गया, तो u इक्वल टू कितना हो गया, माइनस पी ई कॉस थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, है ना। अब यहां पर देख लेते हैं हम लोग कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसका 3 स्टेट हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी 0 भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी होगा। जब थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, है ना, ये 0 डिग्री हो, तो 0 डिग्री के केस में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या है इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। तो उस केस में u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस 0 डिग्री। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी। ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो थीटा 2 इक्वल टू थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ये है अनस्टेबल ठीक है। तो u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 180 डिग्री। तो u इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पीई। ठीक है। और अगर हम लोग देखते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो उसमें क्या हो जाएगा, थीटा 2 भी 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब वहां पे रोटेट करेगा नहीं। इफ थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, तो वो रोटेट करेगा ही नहीं। जब रोटेट नहीं करेगा तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस पीई कॉस 90 डिग्री बराबर u इक्वल टू 0। इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा वर्क डन ड्यू टू डाइपोल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। ठीक है। अब हम लोग जो है फोर्स ड्यू टू डाइपोल देखेंगे कि दो डाइपोल के बीच में फोर्स किस प्रकार लगता है। तो पहले इसको नोट कीजिए, है ना, फिर हम लोग फोर्स देखते हैं। अब हम दो डाइपोल के बीच फोर्स देखते हैं, है ना। हमारे पास एक डाइपोल यहां पर देख लीजिए, माइनस क्यू और प्लस क्यू को मिलाकर एक डाइपोल है। फिर इस डाइपोल से x डिस्टेंस की दूरी पर एक दूसरा डाइपोल है, यह है, मान लेते हैं P1 और यह है P2। तो देखिए ये जो होगा, इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच का फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, है ना। इसको बनाएंगे कैसे, ये जैसे इसका डाइपोल, इसके कारण एक्सियल पोजीशन पे है ना ये डाइपोल, तो एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है 2kq/x3, है ना। और यहां पर हम एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे, छोटा सा क्या लेंगे, सेगमेंट लेंगे जिसका चार्ज होगा dq और उसका लोअर लिमिट होगा -22 से +22 तक। और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, df हमको मिलेगा, है ना, df मिलेगा कितना, pd, इसके कारण e dq। और जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को f मिलेगा और उसमें हम लोगों को फोर्स का वैल्यू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 P1 P2 बाई x का पावर 4। ये पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें
इन दोनों के कारण, तो वो हम लोगों को मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 p2 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, दूसरा केस अगर देखते हैं, ये डाइपोल का स्ट्रक्चर अगर हम चेंज कर देते हैं, यहां पर हो गया प्लस क्यू, यहां पर हो गया माइनस क्यू, और इसके इस डाइपोल, ये P1 इस डायरेक्शन में है ना, इस डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर एक और डाइपोल है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये P2 है, ऊपर की तरफ है। तो इसके ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर x डिस्टेंस की दूरी पर है, तो ये जो फोर्स होगा ये रिपल्सिव नेचर का होगा। रिपल्सिव नेचर का होगा। ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3p1 p2 बाई एक्स क्यूब, सॉरी एक्स का पावर 4। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p1 p2 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, अभी देखिए ये डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर पैरेलल है, इस डाइपोल के पैरेलल है। हम चाहें तो इस डाइपोल के एक्सियल माने इक्वेटोरियल पोजीशन पर परपेंडिकुलर भी रख सकते हैं इस डाइपोल को। देखते हैं, जैसे तीसरा केस, ये है डाइपोल हमारा प्लस क्यू माइनस क्यू, और इसके एक्स डिस्टेंस पर हम लोग यहां पर डाल देते हैं। ये है P1 इस डायरेक्शन में और ये है P2, तो P1 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है P2। तो देख लीजिए, है तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर, तो फोर्स तो सेम रहेगा, लेकिन जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर लगेगा इस डाइपोल के, है ना, डायरेक्शन फोर्स, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में हमेशा इस डायरेक्शन में डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना। तो फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलर टू एक्स, है ना, एक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन फोर्स का अमाउंट सेम रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3p1 p2 बाई एक्स का पावर 4। लेकिन अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो देखिए यहाँ पे एक्सियल पोजीशन था, इस कारण से हम लोगों को मिल गया, लेकिन यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के कारण 0 मिलता है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, क्यू भी, है ना। तो जब v 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हम लोगों को U इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। तो ये डाइपोल के कारण हम लोगों ने अलग अलग टर्म देखा। अब हम लोग देखेंगे कुछ मैकेनिक्स से हम लोग रिलेट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, है ना। जैसे फोर्स का देखेंगे, फोर्स तो देख ही चुके हैं, है ना। स्पीड देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, एक्सेलरेशन देखेंगे, टाइम पीरियड देखेंगे, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी वगैरह देखेंगे हम लोग, है ना। तो देखते हैं हम लोग, काइनेमेटिक्स ऑफ चार्ज
चार्ज पार्टिकल, काइनेमेटिक्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो अगर हम चार्ज पार्टिकल पे किसी यूनिफॉर्म फील्ड के चाहे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाले फोर्स की अगर बात करें तो F इज इक्वल टू क्या हो जाता है, QE, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। F इज इक्वल टू क्या हो जाता है, QE। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करते हैं फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। मतलब क्या हुआ कि ma इज इक्वल टू QE, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE बाई m। मतलब एक्सेलरेशन जो हम लोगों को मिलेगा चार्ज पार्टिकल का, ये मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है और q है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये एक्सेलरेट होगा किस एक्सेलरेशन से, इस एक्सेलरेशन से। अच्छा, फील्ड अगर मान लेते हैं यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन जो है बॉडी का, इस बॉडी पे लगातार फोर्स लगेगा, है ना, कांस्टेंट फोर्स लगेगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब a कांस्टेंट रहता है तो a इज इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन t। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बराबर at, और a का वैल्यू कितना है, QE बाई m इंटू टी, है ना, ये वेलोसिटी हो जाएगा। एक और टर्म से हम चाहे तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, है ना, कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी निकाल सकते हैं कि अगर मान लेते ये 1/2 mv² इसकी काइनेटिक एनर्जी है जो कि जितना वर्क करेगा उसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा QV इसका वर्क डन, है ना। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए V वेलोसिटी है और देखिए V इज इक्वल टू वेलोसिटी या स्पीड, वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम, और V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे इसको डेल्टा भी लिख दीजिए, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की तो v² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2q डेल्टा v बटा m। तो v इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2q डेल्टा v बटा, ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। यहां से हम लोग चाहे तो मोमेंटम, इंपल्स, है ना, सारे चीज को निकाल सकते हैं। तो मोमेंटम देखते हैं। मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल देखते हैं। तो जब मोमेंटम देखते हैं तो P इज इक्वल टू क्या होता है, mv। P इज इक्वल टू mv, तो P इज इक्वल टू m। v के जगह पर हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं, एक QET बाई m, तो यहां से ये कट जाएगा तो QET बन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, P इज इक्वल टू m के जगह पर m और v के जगह पर रूट अंडर 2q डेल्टा v बाई m। ये m अंदर आएगा तो P इज इक्वल टू m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर 2q डेल्टा v बटा m, m से ये कट जाएगा तो P इज इक्वल टू रूट अंडर 2q m डेल्टा v। ये हमारा मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए कि इस मोमेंटम से हम लोग चाहें तो काइनेटिक एनर्जी का जो है फॉर्मूला P² बाई 2m, यहां से इसको निकाल सकते हैं,
ठीक है, या फिर काइनेटिक एनर्जी से भी हम लोग निकाल सकते थे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किस प्रकार से चार्ज पार्टिकल डेविएट करता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कोई चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में मोशन करता है ना। जैसे अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे प्लस क्यू है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, अचानक से ये इंटर कर गया एक यूनिफॉर्म फील्ड में, फील्ड रीजन में, जो कि इसके मोशन का जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसका मोशन कैसे डेविएट हो जाएगा, इस प्रकार से डेविएट हो जाएगा, है ना, एंगल थीटा पर ये डेविएट हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। अभी तो देखिए यहां पर सिर्फ इसके पास Vx था, मान लेते Vx इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन जैसे ही ये इंटर किया तो t टाइम में ये हॉरिजॉन्टली x ट्रेवल किया और वर्टिकली y डिस्टेंस ट्रेवल किया। हॉरिजॉन्टल वे में x डिस्टेंस और वर्टिकल वे में y डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी u है और ये थ्रू आउट सेम रहेगा, क्योंकि जो भी फोर्स लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल पर, फोर्स लगने के कारण ये डेविएट हो रहा है, तो फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में ना, तो वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में चेंज होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो थ्रू आउट द वेलोसिटी इसका सेम रहेगा, है ना। Vx इज इक्वल टू Vu रहेगा, है ना, इट इज इक्वल टू x बाई टी। लेकिन अगर हम वर्टिकल वेलोसिटी की बात करते हैं, है ना, तो वर्टिकल वेलोसिटी Vy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई टी, सॉरी at, है ना, इक्वल टू q e बाई m इंटू टी, ये हो जाएगा वर्टिकल वेलोसिटी। तो किसी इंस्टेंट पे अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं, मान लेते हैं ये इंस्टेंट पे वेलोसिटी अगर हम लोग निकालते हैं, तो इसका दो कंपोनेंट, एक ये नेट वेलोसिटी थीटा डायरेक्शन में इधर लगेगा, तो v नेट अगर निकालते हैं तो इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। तो v नेट इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर u स्क्वायर प्लस क्यू ई टी बाई एम का होल स्क्वायर, है ना। और थीटा की बात करें, जो रिजल्टेंट होगा tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan p बाई v, मतलब कि Vy बाई Vx, इट इज इक्वल टू Vy कितना है, क्यू ई टी बाई एम इंटू u, ये हो जाएगा tan थीटा, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्यू ई टी बाई एम यू, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि कितना डेविएट हो रहा है, तो डेविएट तो ये y हो रहा है ना, तो जब डेविएशन निकालेंगे तो y निकालेंगे, y इज इक्वल टू, तो इनिशियल केस में देखेंगे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल फेज में इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी 0 था, तो u इज इक्वल टू क्या था, v इनिशियल वर्टिकल के लिए क्या था, 0 था, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू हाफ, ए की जगह पर क्या लिखेंगे, क्यू ई बाई एम, है ना। ये था एक्सेलरेशन और टी स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू हाफ क्यू बाई एम ई टी स्क्वायर। ये देखिए q बाई एम क्या है, q बाई एम इक्वल टू स्पेसिफिक चार्ज होता है ना, विशिष्ट आवेश, एंड इसको ऑल्सो क्वांटम ऑफ चार्ज भी कहते हैं।
है ना। इसका यूनिट क्या हो जाता है, यूनिट हो जाता है कूलम पर केजी, और डायमेंशन हो जाएगा m इनवर्स 80। ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि किसी यूनिफॉर्म फील्ड में बहुत सारा, मान लेते हैं ये चार्ज प्लेट है, ठीक है, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर। अब कोई चार्ज पार्टिकल डेविएट कर रहा है, ठीक है, तो किसका डेविएशन अधिक होगा, अगर पूछा जाए कि किसका डेविएशन, मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो जिसका Q/M का रेशियो देखिए, तो Y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/M है ना। 2 कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, E सबके लिए सेम है, T सबके लिए सेम है, तो वैरी किस पे करेगा, Q/M पे, है ना। Q/M जिसका ज्यादा होगा उसका डेविएशन अधिक होगा, है ना। तो Q/M का रेशियो देखेंगे, सारे चार्ज पार्टिकल का चार्ज और मास का रेशियो देखेंगे, जिसका अधिक होगा उसका डेविएशन अधिक होगा। greater Q/M ratio having डेविएशन। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा किसी यूनिफॉर्म फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन। अब देखिए ये जब मूव करे तो इसका वर्क डन भी होगा, है ना। तो वर्क डन हम लोग किस तरह निकालते हैं, अगर फील्ड के थ्रू निकालते हैं तो वर्क डन उसका कैसे निकलेगा वो देखते हैं हम। चलिए, तो वर्क डन निकालने के लिए W इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू F dr साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, F dr cos थीटा। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो W इज इक्वल टू F dr, है ना। और ये चाहेंगे तो हम डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, F डॉट dr। F को लिख सकते हैं हम लोग Q E, तो Q इंटू E डॉट dr हो सकता है, या फिर अगर हम इसको R के टर्म में लिखें तो ये कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू Q E डॉट आर, ये हो जाएगा हमारा वर्क डन। अगर मान लेते हैं इफ E जो है वो 3 डायमेंशनल है, मतलब E x I के डायरेक्शन में प्लस E y j के डायरेक्शन में प्लस E z k के डायरेक्शन में, और R इज इक्वल टू, ये भी 3 डायमेंशनल है, R x I की डायरेक्शन में प्लस R y j के डायरेक्शन में प्लस R z k के डायरेक्शन में। तो इस स्थिति में W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q कॉमन ले लेंगे, E x डॉट R x I की डायरेक्शन में प्लस E y R y j के डायरेक्शन में प्लस, ओहो डायरेक्शन तो लिखना ही नहीं है क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, E z R z, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 B1 प्लस B2 प्लस B3 को हम लोग डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होता है,
तो यही ना हो जाएगा हमारा वर्क डन, ये हो गया हमारा वर्क डन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज क्या है। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि कब किसी चार्ज को हम इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। मान लेते हैं कि यहां पर हम एक चार्ज रखें, ठीक है, इसके आसपास और भी चार्ज होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तब भी और नहीं होंगे तब भी, यदि इस पर नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स क्या हो, जीरो, या फिर इसके अगर ये पार्टिकल इस तरीके से रखा गया कि इस पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जब तक फोर्स लगाए तब तक मोशन में, जैसे ही फोर्स हटाए, है ना, तो उसका कुछ ना कुछ मतलब कि स्टेप, फोर्स हटाने के बाद उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए, है ना, वो स्थिर हो जाए, उस पर फोर्स अब कोई लगे नहीं, तो उस तरह की कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम का कंडीशन कहते हैं, है ना। किसी बॉडी पर नेट फोर्स अगर जीरो होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में। ये इक्विलिब्रियम तीन प्रकार का हो जाता है, एक हो जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक हो जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम को हम लोग देखते हैं। ए चार्ज्ड बॉडी is to be in equilibrium when the net force on it becomes zero, that is sigma f is equal to zero। जब सिग्मा एफ जीरो होगा तब ही जाकर किसी चार्ज बॉडी को हम लोग इक्विलिब्रियम में बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेबल, दूसरा और तीसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये तीन है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है, देखिए जैसे समझने के लिए एक डायग्राम समझिए। ये हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है। इसमें हमने एक कांच का टुकड़ा, स्फेरिकल कांच का टुकड़ा रखा। अब इस पर हम लोगों ने फोर्स लगा के यहाँ तक पहुंचा दिया। जैसे ही फोर्स हटाएंगे यह पुनः अपने मतलब थोड़ा दोलन करते हुए पुनः अपने वास्तविक, अपने एक्चुअल पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको पलट देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग कोई टुकड़ा रखें, अगर इस पर थोड़ा सा भी फोर्स लगा तो ये पुनः, ये तो यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा और डिस्प्लेस होने के बाद, रुकने के बाद फिर आपका नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन पुनः ये अपने इनिशियल पोजीशन पर वापस
नहीं आ पाएगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल। न्यूट्रल में क्या होता है कि ये प्लेन में अगर हम इसको डालें, इस पर फोर्स हमने लगाया, तो फोर्स लगाया, यहाँ पर जाकर फोर्स छोड़ दिया, फोर्स लगाया ना, फोर्स को जीरो कर दिया। अब ये ना तो आगे जा पाएगा और ना ही पीछे ही आ पाएगा, ना ये अपने इनिशियल पोजीशन पे आ पाएगा और ना ही मोशन को कंटिन्यू कर पाएगा। ठीक है, ये ना ही ये मोशन को कंटिन्यू कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में देखिए, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर हम लोग देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी इसके पास क्या होता है, मिनिमम होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, तो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ये हमको आएगा पॉजिटिव वैल्यू। तो जब भी पॉजिटिव आता है तो ये क्या होता है, मिनिमा होता है, मतलब कि u इज इक्वल टू, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के साथ होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, काफी पोटेंशियल एनर्जी के पास मैक्सिमम होता है ना, तभी तो हल्का सा फोर्स लगा, हल्का सा यहाँ से इसका जो बैलेंस चेंज हुआ तो ये मूव करना स्टार्ट, फोर्स जीरो होने के बावजूद ये मूव करना स्टार्ट कर देता है। फोर्स जीरो है लेकिन इसका मोशन कंटिन्यू रहता है। क्यों? तो इस समय इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं d2u/dx², तो ये हमको मिलता है निगेटिव, और जब भी निगेटिव मिलता है तो u क्या होता है, मैक्सिमम। u क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। और यहाँ पर देखिए हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिलता है जीरो। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी जीरो मिलता है, क्योंकि d2u/dx² जो है हम लोगों को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ये हो जाता है इक्विलिब्रियम का टाइप्स, है ना। ठीक है, अब इसके आधार पर हम लोग कुछ देखते हैं इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल। क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है ना, तो मैकेनिक्स से ही पूछेगा क्वेश्चन को, वो मैकेनिक्स से ही रिलेट करेगा। और किस तरह से हम क्वेश्चन बनाएंगे इक्विलिब्रियम को रिलेट करके, वो देखते हैं। जैसे यहां पर कोई बॉडी है, इसके पास चार्ज है +q, ठीक है, और ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कोई प्लेट है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये रुका हुआ है, ये ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा तो इसको मूव करना चाहिए ऊपर की तरफ, तो ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब नेट फोर्स इस पर सिग्मा F इक्वल टू क्या है, 0 है। ये इक्विलिब्रियम के केस में है। तो इक्विलिब्रियम के केस में कैसे होगा, तो इसका देखते हैं हम लोग। FBD, इसका मास है m और चार्ज है +q, तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा QE और नीचे की तरफ लगेगा mg, है ना। तो QE बराबर होगा mg के, इस कारण से हम लोगों को ये इक्विलिब्रियम के केस में मिला। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग देख लेते हैं कि ये कुछ एंगल पे है, हॉरिजॉन्टल नहीं होके वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं होके ये क्या है, वर्टिकल है, थीटा। तो इस पर टेंशन हो रहा है T, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम हॉरिजॉन्टल रखें, इस पर +q चार्ज, मास m है और +q चार्ज, तो इस पर, और ये इसी तरह से थीटा एंगल बना के रुका हुआ है, थीटा एंगल बना के रुका हुआ है, ये ना तो अपोजिट डायरेक्शन में इधर आ रहा है और ना ही ऊपर की ओर जा रहा है,
मतलब क्या होगा, यहां पर भी इसके पास नेट फोर्स जो है वो 0 होगा और ये इक्विलिब्रियम के स्टेट में होगा। तो कैसे होगा इक्विलिब्रियम के स्टेट में, तो इसका एफबीडी बनाते हैं। ये एम है और इस पे प्लस क्यू है, तो इधर इस पे लगेगा क्यू ई, इधर लगेगा एम जी और इधर लगेगा टी। तो हम लोग चाहें तो लैमिस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, है ना। ये थीटा है तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। तो टी कॉस थीटा को बैलेंस किए हैं एम जी और टी साइन थीटा को बैलेंस किए हैं क्यू ई। तो अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई बाई एम जी। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू ई बाई एम जी, मतलब कि इतने एंगल पे टेंशन जो है वो किया होगा। अगर हम टी की बात करें कि टेंशन का वैल्यू कितना है, तो टी जो है तो ये इसका जो रिजल्टेंट होगा उसके अपोजिट में आएगा। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा, ये भी एक तरह से फोर्स ही है ना, तो Fx और Fy का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, मतलब QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर और इसके बराबर होगा टेंशन, तब जाकर सिग्मा F इज इक्वल टू 0 हम लोगों को मिलेगा, है ना। अब यहां पर देखिए, इससे हम ऑस्किलेशन का भी यूज कर सकते हैं। ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि यही वाला केस लेते हैं, ठीक है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है और एम मास है। इसका लेंथ कितना है, लेंथ है एल, लेंथ कितना है एल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो जो इसका mg होगा वो g से चेंज हो जाएगा, मतलब इस पर नेट mg होगा mg डैश होगा और mg डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा mg माइनस qe। तो अगर g डैश निकाले तो g डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा g माइनस qe बाई, ये हो जाएगा। ऑस्किलेशन के लिए टाइम पीरियड अगर हम निकालते हैं तो टी का फॉर्मूला जानते हैं 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी। तो यहां पर जी डैश का यूज करेंगे तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी डैश के जगह पे क्या यूज करेंगे जी माइनस क्यू ई बाई एम, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग अपोजिट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लेंथ को सेम रखते हैं, तो अब जो है एम जी डैश इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू ई और एम जी दोनों एक डायरेक्शन में है एम जी प्लस क्यू ई, तो जी डैश इक्वल टू हो जाएगा जी प्लस क्यू ई बाई एम, है ना। तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी प्लस क्यू ई बाई एम, ये हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड, है ना। अब हम देखते हैं अगर ऑब्लिकली है अब हम हॉरिजॉन्टल, ये थीटा है, एम है और ई का डायरेक्शन इस तरफ, ई का डायरेक्शन किस तरफ है इस तरफ है, तो हमारा इधर लगेगा क्यू ई और इधर लगेगा एम जी, तो एम जी डैश इधर आएगा, एम जी डैश जो कि टेंशन के अपोजिट होगा, तो एम जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एम जी का स्क्वायर प्लस क्यू ई
का स्क्वायर। तो जी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का स्क्वायर। इसको जी डैश इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर का होल पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड अगर हम लोग निकालते हैं तो 2 पाई, लेंथ इसका कितना है, एल ही है, 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी डैश के जगह पर क्या यूज करेंगे, जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक है, अब देखते हैं है ना कुछ और। इसका स्प्रिंग का कांस्टेंट है के, इसका मास है m, इसको खींचा जाए तो ये ऑस्किलेशन स्टार्ट कर देगा। तो इस ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड हम लोगों ने देखा था t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m अपॉन के। ठीक है, इसी का यूज करके हम लोग किसी रिंग के कारण, मान लेते हैं इस रिंग पे चार्ज है क्यू, टोटल चार्ज है ना, प्लस चार्ज है, सेंटर से कुछ दूरी पर माइनस क्यू चार्ज है। तो ये देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज, इसको क्या करें, इसका रेडियस कितना है, आर है, इसको खींचेगा है ना, खींचने के कारण अब इसमें एक्सेलरेशन आएगा, तो इस कारण से ये यहां पर आएगा, और जैसे यहां पर आता है फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, लेकिन ये मोशन कर रहा है ऑलरेडी है ना, तो इनर्शिया के कारण ये आगे तक निकल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आगे निकलेगा इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, फिर ये खींचेगा, और इस स्थिति में ये रेगुलरली क्या करेगा, यहाँ पे ऑस्किलेट करता रहेगा। तो इसका जो ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड होता है ना, वो जैसे ये पार्टिकल, इसका मास कुछ ना कुछ होगा ही है ना, इसका मास कुछ ना कुछ तो जरूर होगा है ना। और अगर हम फोर्स की बात करें तो इसको मान लेते हैं स्मॉल क्यू और इसको मान लेते हैं कैपिटल क्यू। तो फोर्स की बात करें तो फोर्स इक्वल टू हम लोग आर के टर्म में लिख सकते हैं के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर है ना, इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, तो के आर लिख देंगे। तो के का वैल्यू यहां से हम लोग, हालांकि इसका डेरिवेशन दूसरे तरीके से होता है, डेरिवेशन आप लोगों को क्लास में करके हम बताए हैं है ना। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई आर, सॉरी, तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू बाई आर क्यू है ना। तो हम लोग यूज कर सकते हैं इसको इस फॉर्मूला में। तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होगा, टी बाई 2 पाई, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम बटा के की जगह पे क्या लिखेंगे, के क्यू क्यू आर क्यू है ना, ये हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं 2 पाई रूट अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब बटा के क्यूब क्यू। ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी कंडक्टर पर किस प्रकार से फोर्स लगता है फील्ड के कारण है ना, उसका एनर्जी डेंसिटी, और फिर देखेंगे प्रेशर से रिलेटेड कुछ शॉक बबल या किसी अदर बबल चार्ज बबल के लिए है ना डेरिवेशन।